नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। मैं अपनी एक किताब पब्लिश करने जा रहा हूं, जिस किताब का नाम है लीगल गाइडर फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, पारिवारिक मामलों में पति के लिए सर्वोच्च मार्गदर्शक। और ये जो मेरी किताब होगी वो मैट्रिमोनियल केसेस यानी पारिवारिक मामलों में जो केस होते हैं उन पे आधारित होगी। जो भी पारिवारिक मामलों में आपराधिक मुकदमे होते हैं, सिविल मुकदमे होते हैं या फिर कुछ अन्य जो भी चीजें होती हैं, उन सारी चीजों को मैंने अपने इस किताब में सम्मिलित किया है। पति के ऊपर जो भी आपराधिक मुकदमे लगते हैं, जैसे 498A, 323, 504, 506, 377, 354, ऐसी जो भी धाराएं लगती हैं जो आपराधिक मुकदमों में लगती हैं, उनसे संबंधित सारी जानकारी इस किताब में आपको मिलेगी। इसमें आपको संपूर्ण प्रक्रिया मिलेगी। आप जो जमानत कराएंगे, चाहे वो आप एंटीसिपेटरी बेल ले या फिर रेगुलर बेल ले, उसका पूरा प्रारूप आपको मिलेगा। सावधानियां मिलेंगी, कौन कौन से सबूत बचाव में काम आएंगे वो मिलेंगे। साथ ही साथ अन्य सारी ऐसी जानकारियां आपको आपराधिक मामलों से संबंधित मिलेगी, जो आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आपको जानकारी होगी तो आपको कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जो सिविल मुकदमे होते हैं, चाहे वो सेक्शन 9 हो, सेक्शन 10 हो, डिवोर्स केस हो या फिर कोई भी मुकदमा हो, उससे संबंधित आपको सारी जानकारियां मिलेंगी। जैसे प्रारूप क्या होता है जो आप प्रार्थना पत्र देते हैं, जो आप जवाबदेही देते हैं उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, जो सेक्शन 24 का एप्लीकेशन दिया जाता है भरण पोषण के लिए, उसका प्रारूप क्या होगा, आप उसकी जो आपत्ति लगाएंगे उसका प्रारूप क्या होगा। और साथ ही साथ जो भी सिविल मुकदमे चलते हैं, चाहे सेक्शन 9 के हो, चाहे सेक्शन 10 के हो, चाहे डिवोर्स के हो या फिर कोई भी हो, उसकी क्या प्रक्रिया होती है प्रार्थना पत्र देने से लेकर जजमेंट आने तक, उन सारी चीजों को आपको आसान भाषा में समझाया गया होगा। और अन्य जो भी ऐसे मामले होते हैं, तो जो भी उनमें सावधानियां होती हैं, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, इन सारी चीजों को इस किताब में सम्मिलित किया गया है। अभी ये जो किताब है उसकी प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी है मैंने, और ये जो किताब है वो नवंबर लास्ट तक आपको डिलीवर होना शुरू हो जाएगी। तो जो लोग प्री बुकिंग करा लेंगे, सबसे पहले ये किताब उन्हीं को भेजी जाएगी। प्री बुकिंग कराने के लिए आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आपको वहां पे मैसेज करना होगा। जब आप मैसेज करेंगे तो आपको सारी प्रक्रिया समझा दी जाएगी कि आपको किस प्रकार से प्री बुकिंग करना है। अगर आप लोग इस किताब का प्री बुकिंग करते हैं तो जो मैं कार्य कर रहा हूं आप लोगों के लिए, उसमें मेरा भी सहयोग होगा और मेरा भी सपोर्ट होगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप इस किताब की प्री बुकिंग कराइए। और जो किताब मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, समझिए अगर आप वो किताब पढ़ लेते हैं तो ऐसे में आपके ऊपर जो भी मुकदमे चल रहे हैं, 60 to 70% आप उस मुकदमे के मास्टर हो जाएंगे, फिर आपको कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा। तो अब मैं आपको विषय सूची बता देता हूं कि क्या क्या मैंने चीजें अपनी किताब में सम्मिलित की है और उसे समझा देता हूं। ये जो मेरी किताब है उसका नाम है लीगल गाइडर फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, पारिवारिक विवादों में पति के लिए सर्वोच्चतम मार्गदर्शक। और मेरे इस किताब का आप कवर पेज देख सकते हैं। इस किताब की जो विषय सूची है अब मैं आपको अब वो बता देता हूँ। जो इसका अध्याय 1 है उसमें मैंने पारिवारिक मामलों से संबंधित कुछ मुख्य धाराएं व अधिनियम बताए हैं, जिसमें मैंने आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट में कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं जो पारिवारिक मामलों से संबंधित हैं और पारिवारिक मामलों में काम आती हैं, उनके बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ डीवी एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट की पूरा अधिनियम जो है मैं उसके बारे में अध्याय 1 में वर्णन करूंगा। उसके बाद अध्याय 2 आता है, जिसमें मैं पति के ऊपर लगने वाले आपराधिक मामलों की आवश्यक जानकारियां दूंगा, जिसमें मैं सबसे पहले आपको आपराधिक मामलों की संपूर्ण प्रक्रिया बताऊंगा। 2 प्रकार से आपराधिक मामले दर्ज होते हैं। पहला तो स्टेट केस होता है जिसमें एफआईआर होता है, तो इसमें मैं आपको एफआईआर से लेकर जजमेंट आने तक। और दूसरा कंप्लेंट केस होता है जिसमें केस फाइल होने से लेकर जजमेंट आने तक मैं आपको जानकारी दूंगा। और उसके बाद पति को पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है मैं उसके बारे में बताऊंगा। इसका डिटेल नॉलेज मैं आपको दूंगा। आपको बचाव कैसे करना है ये भी चीज़ आप समझ जाएंगे पढ़ के। उसके बाद जब आप अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र लगाती हैं तो उसकी ड्राफ्टिंग आपको कैसे करनी होती है, उसका प्रारूप क्या होता है, कब लगाना होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। रेगुलर बेल जो आप कराती हैं उसका जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है उसकी ड्राफ्टिंग कब लगाना होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, सारी सावधानियां बताऊंगा। उसके बाद पति के विरुद्ध कब वारंट निकल सकता है मैं उसके बारे में बताऊंगा, यानी वारंट कब निकल सकता है कोर्ट के द्वारा और पुलिस कब पति को गिरफ्तार कर सकती है इसके बारे में जानकारी
जानकारी मिलेगी। उसके बाद पति के विरुद्ध वारंट जब निकल जाता है तो उसको आप निरस्त कैसे कराएंगे, किस प्रकार से प्रार्थना पत्र कोर्ट में देंगे कि आपका जो वारंट निकला है वो निरस्त हो जाए और आप गिरफ्तार ना हो, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। उसके बाद मैं डिस्चार्ज एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दूंगा और उसके बाद डिस्चार्ज एप्लीकेशन की जो ड्राफ्टिंग होती है यानी जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है उसका प्रारूप कैसा होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद झूठे केस में पति अपना और अपने घर वालों का नाम कैसे निकलवा सकता है, इसके बारे में जो भी चीजें कानूनी रूप से है मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। उसके बाद पति को हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए कब नहीं जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगा, कुछ ऐसी जानकारियां दूंगा जिन संबंध में अगर आप जाते हैं हाई कोर्ट क्वेश्चन के लिए तो समझिए आपका पैसा समय सिर्फ बर्बाद होगा, आपको क्वेश्चन से कोई लाभ नहीं मिलेगा, आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज आप समझ पाएंगे कि कब आपको क्वेश्चन के लिए जाना है और कब नहीं जाना है। उसके बाद पति के बचाव में कौन कौन से सबूत काम आएंगे, जब पति के ऊपर आपराधिक मामले लग जाते हैं तो बचाव में कौन कौन से सबूत काम आएंगे मैं उसकी जानकारी दूंगा। उसके बाद मैं कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो काफी ज्यादा आवश्यक होंगे और साथ ही साथ मैं कुछ अन्य जानकारियां और तथ्यों के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद हम अध्याय 3 पे चलते हैं जहां मैंने हिंदू मैरिज एक्ट को शामिल किया है क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है पारिवारिक मामलों में, जिसमें मैं सेक्शन 9 के बारे में सबसे पहले बताऊंगा कि धारा 9 क्या है, धारा 9 का केस कब लगा सकते हैं, पति को धारा 9 के अंतर्गत केस कब करना चाहिए, ये मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पे बताऊंगा कि कब आप करेंगे तो फायदा होगा, कब करेंगे तो नुकसान होगा। उसके बाद मैं कोर्ट की संपूर्ण प्रक्रिया बताऊंगा जिसमें मैं एक पक्षी प्रक्रिया भी बताऊंगा कि कब आपका केस एक एक्स पार्टी होगा और कब नहीं होगा, कब आपको पूरा केस लड़के जीतना होगा और कब आप एक पक्षी जीत सकते हैं। उसके बाद प्रार्थना पत्र देने से लेकर जजमेंट आने तक जो प्रक्रिया है मैं वही बताऊंगा। प्रार्थना पत्र की ड्राफ्टिंग कैसे आपको करनी है मैं उसके बारे में बताऊंगा, यानी जो आप सेक्शन 9 का केस लगाएंगे उसका प्रारूप कैसा होगा, ड्राफ्टिंग कैसे होगी उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको जवाबदेही की ड्राफ्टिंग बताऊंगा कि जब केस लगा दिया जाता है तो कैसे आपको उसकी जवाबदेही देनी है, क्या क्या चीजें शामिल करनी है उसके बारे में जानकारी दूंगा और पूरे ड्राफ्टिंग बताऊंगा आपको जवाबदेही की। उसके बाद मैं आपको सेक्शन 24 के अंतर्गत जो भरण पोषण के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है उसके बारे में और उसकी ड्राफ्टिंग बताऊंगा। उसके बाद सेक्शन 24 के अंतर्गत दिया जाने वाला प्रार्थना पत्र जो होता है उसकी जो आपत्ति दी जाती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद सेक्शन 9 के मैं आपको फायदे बताऊंगा। उसके बाद धारा 9 के नुकसान बताऊंगा। उसके बाद धारा 9 का मुकदमा लगाते समय पति को कौन कौन सी बातें ध्यान देनी होती हैं, इन सारी चीजों का वर्णन करूंगा। उसके बाद धारा 9 के संबंध में जो आवश्यक जानकारियां और सावधानियां होती हैं उसे बताऊंगा। जो क्रॉस क्वेश्चन आप करेंगे जिससे आपको फायदा होगा तो मैं यहाँ पे आपको कुछ क्रॉस क्वेश्चंस बताऊंगा जिससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा और आप सामने वाले को झूठा सिद्ध कर सकेंगे। उसके बाद मैं कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में बताऊंगा। इसी प्रकार से मैं सेक्शन 10 के बारे में भी आपको सारी जानकारियां दूंगा जो आप स्क्रीन पे देख सकती हैं। इसी प्रकार से जो डिवोर्स केस होता है सेक्शन 13(1) के अंतर्गत कंटेस्टेड डिवोर्स आप डालते हैं उसके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगा, इसे भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, यानी प्रक्रिया भी बताऊंगा जिसमें एक पक्षी प्रक्रिया के बारे में भी बताऊंगा, ड्राफ्टिंग भी बताऊंगा, जवाबदेही भी बताऊंगा, फायदे नुकसान सारी चीजें बताऊंगा। उसके बाद जो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स होता है उसके बारे में बताऊंगा, जो ड्राफ्टिंग उसको आपको करनी होती है उसके बारे में बताऊंगा। मैं यहां तक आपको इसके संबंध में जानकारी दूंगा कि अगर आप वकील नहीं रखते हैं तो भी आप अपना केस लड़ सके। उसके बाद अब हम अध्याय 4 पे चलते हैं। अध्याय 4 में मैंने मेंटेनेंस को शामिल किया है जो 125 सीआरपीसी के अंतर्गत होता है। इसमें मैं संपूर्ण प्रक्रिया एक पक्षी जो होती है उसके बारे में भी और जो कंटेस्टेड होता है उसके बारे में भी पूरी चीजें आपको बताऊंगा। उसके बाद प्रार्थना पत्र का जो प्रारूप होता है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, यानी 125 सीआरपीसी के अंतर्गत जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है उसकी जानकारी आपको मिलेगी। उसके बाद पति के द्वारा दिया जाने वाला जो आपत्ति होता है, यानी जब आपकी पत्नी केस लगा देती है तो आप उसकी जो आपत्ति लगाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अंतरिम भरण पोषण के लिए जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है उसके प्रारूप के बारे में बताऊंगा।
उसके बाद मैं उसकी आपत्ति के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ जो रजनीश वर्सेस नेहा का शपथ पत्र आपको देना होता है उसका प्रारूप मैं आपको बताऊंगा, यानी कैसे आपको उसकी ड्राफ्टिंग करनी है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद एक्स पार्टी प्रोसीडिंग अगर आपकी हो जाती है, जैसे आप केस में नहीं जा रहे हैं, आपकी पत्नी का जो केस है 125 सीआरपीसी का वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो जाता है, तो किस प्रकार से आप उस एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को निरस्त करा सकते हैं, उसका क्या प्रारूप होगा, कौन सा प्रार्थना पत्र देना होगा, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अपील के संबंध में मैं जानकारी दूंगा। उसके बाद आप भत्ते को कैसे बंद करवा सकते हैं, कैसे परिवर्तन करा सकते हैं, इस संबंध में जो प्रावधान है उसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। उसके बाद 125 सीआरपीसी को खारिज कराने व भरण पोषण देने से बचने के लिए पति के लिए कुछ आवश्यक टिप्स भी दूंगा। मैं यहाँ पे कुछ आवश्यक जो जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अब हम अध्याय 5 पे चलते हैं। अध्याय 5 में मैंने डीवी एक्ट को शामिल किया है। मैं यहाँ पे डीवी एक्ट के अंतर्गत जो मुकदमे की प्रक्रिया होती है उसके बारे में आपको बताऊंगा, एक पक्षी प्रक्रिया के बारे में भी बताऊंगा, जो प्रार्थना पत्र का प्रारूप होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद पति के द्वारा जो आपत्ति दी जाती है उसके प्रारूप के बारे में और उसके बारे में आपको बताऊंगा। अंतरिम भरण पोषण के लिए जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है उसके प्रारूप के बारे में यानी ड्राफ्टिंग के बारे में बताऊंगा। अंतरिम भरण पोषण के विरुद्ध जो पति के द्वारा दिया जाने वाला आपत्ति होता है उसके प्रारूप के बारे में बताऊंगा। जो अपील होता है उसके संबंध में जो प्रावधान है उसके बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ जो डीवी एक्ट के अंतर्गत सजा का भी प्रावधान किया गया है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम अध्याय 6 पे चलते हैं, जिसमें मैंने पति के द्वारा जो पत्नी के ऊपर क्रॉस केस किया जाता है उस संबंध में जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में आपको बताऊंगा। यानी अगर आपकी पत्नी ने आपके साथ कोई अपराध किया है तो आप किस प्रकार से अपनी पत्नी के ऊपर केस दर्ज करा सकती हैं, उसकी जो प्रक्रिया है उसके बारे में मैंने जानकारी आपको यहाँ पे दी है। जहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एफआईआर के बारे में बताऊंगा कि आप एफआईआर किस प्रकार से दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको 156(3) सीआरपीसी के तहत जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। 156(3) सीआरपीसी का जो एप्लीकेशन होता है उसकी ड्राफ्टिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो परिवाद होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। परिवाद का मतलब होता है कंप्लेंट केस, और उसके बाद जो कंप्लेंट केस होता है जो आप उसका प्रारूप बनाते हैं, जो कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगाते हैं उसके लिए जो प्रारूप होता है उसके बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा। अब हम अध्याय 7 पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ आवश्यक जानकारियाँ और प्रारूप जोड़े हैं अपनी किताब में, जहाँ पे मैं आपको 340 सीआरपीसी यानी अगर आपकी पत्नी ने कोई झूठा शपथ पत्र दिया है या फिर किसी ने भी झूठा शपथ पत्र दिया है तो आप किस प्रकार से उसके ऊपर कार्यवाही करा सकते हैं, क्या होता है 340 सीआरपीसी और इसका जो प्रार्थना पत्र होता है उसका किस प्रकार से प्रारूप होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद 91 सीआरपीसी यानी अगर आपको कोई सूचना लेनी है, जैसे आपकी पत्नी किसी विभाग में काम कर रही है तो आपको उस विभाग से सूचना लेनी है तो किस प्रकार से आप ले सकती हैं, उसकी जो ड्राफ्टिंग होती है प्रार्थना पत्र की उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको आरटीआई की ड्राफ्टिंग भी बताऊंगा। आप अपने मुकदमे को किस प्रकार से जल्दी समाप्त करा सकते हैं, जिसके लिए स्पीडी ट्रायल लगता है यानी त्वरित निस्तारण का जो एप्लीकेशन लगता है उसके बारे में बताऊंगा। अगर पुलिस आपके मुकदमे में सही से काम नहीं कर रही है, पक्षपात कर रही है, तो किस प्रकार से आप फेयर इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद हम अध्याय 8 पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने अन्य कुछ आवश्यक जानकारियाँ और फैक्ट के बारे में बताए हैं, जहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आईपीसी की धारा 494 जो बाइगेमी होता है उसके बारे में, आईपीसी की धारा 304 भी जो दहेज मृत्यु के लिए लगता है उसके बारे में, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 डिवोर्स केस 125 सीआरपीसी, अन्य जो भी धाराएं होती हैं उनके संबंध में जो काफ़ी ज़्यादा आवश्यक जानकारियां हैं और फैक्ट्स हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे, उनके बारे में मैंने बताया है। तो आशा करता हूं अब इन सारी चीज़ों को आप समझ चुके होंगे और जो किताब की विषय सूची है आप उसे समझ चुके होंगे और आप ये जान चुके होंगे कि ये किताब आप लोगों के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके केस में कितना ज्यादा आप लोगों के लिए मददगार होगा। तो शायद अब आप समझ चुके होंगे कि इस किताब में मैंने क्या क्या चीजें सम्मिलित की है। अगर आपका भी कोई सुझाव है तो वो आप सुझाव मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। तो मैं आप लोगों से फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप इस किताब की प्री बुकिंग कराइए और मेरे काम में सहयोग कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।